ओके, सो लास्ट क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, थोड़ा सा सर्किट्स क्या होते हैं पढ़ा था, सर्किट में रेजिस्टेंस की सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखा था अपन ने। ठीक है, तो जो भी कुछ पढ़ा था उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, जो भी कुछ पढ़ा था उसमें कुछ समस्या हो, किसी को भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो तो फिर आज से अपन स्टार्ट करेंगे सर्किट सॉल्विंग। अभी हम सर्किट सॉल्विंग में काफी आसान आसान सर्किट ही देखेंगे, धीरे धीरे फिर अपन थोड़े टफ सर्किट्स पे आगे और चीजें सीखते जाएंगे। तो वी विल स्टार्ट सर्किट सॉल्विंग। सर्किट सॉल्विंग, मीनिंग ऑफ सर्किट सॉल्विंग क्या होता है? किसी भी सर्किट में किसी एलिमेंट के अक्रॉस करंट कितना है, किसी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, किसी एलिमेंट में पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, या कोई एलिमेंट पावर अगर दे रहा है तो कितनी पावर दे रहा है, तो ये सारी चीजें फाइंड कर लेना इज कॉल्ड सर्किट सॉल्विंग। सर्किट के कुछ भी एस्पेक्ट अगर पूछा जाए तो वो आप बता सको, ये होता है सर्किट सॉल्विंग। सर्किट्स क्या होते हैं हमने देख ही लिया था, दीज आर कलेक्शन, दीज आर कनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट। तो सबसे सिंपल कनेक्शन जो हो सकता है वहां से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे सिंपल जो सर्किट अपन सोच सकते हैं वो होता है कि एक बैटरी के साथ हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, लाइक दिस। ये सबसे सिंपल सर्किट हो सकता है। अब आपको ऑलरेडी आता होगा ये सब, लेकिन मैं बेसिक से सिखा रहा हूं ताकि आपको टफ से टफ सर्किट पे भी मेथड तो यही लगाने जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो इस सेल का ईएमएफ ई था, रेजिस्टेंस आर था। आपको पता करना है सर्किट में करंट कितना है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में करंट कितना है सर्किट में, करंट इन सर्किट। ठीक है, तो करते क्या है, हम सबसे पहले करंट एज्यूम कर लेते हैं। करंट फाइंड करना है, सबसे पहले करंट को कुछ एज्यूम कर लो। तो सेल कुछ करंट प्रोवाइड कर रहा है सर्किट में, ऐसा मैंने मान लिया। वो करंट पूरे सर्किट में ऐसा फ्लो करेगा। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सेल जितना चार्ज एक टर्मिनल से देता है दूसरे से उतना ही ले लेता है ना। सेल क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल बस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना चाहता है, इसके लिए करंट प्रोवाइड करता है सर्किट में वो। तो यहाँ पे करंट आ गया। अब जो भी करंट आया है उससे अपन इसमें केवीएल की इक्वेशन लिख सकते हैं। बाय केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो सेल को क्रॉस करेंगे तो प्लस ई, यहां से यहां गया प्लस ई, फिर रजिस्टर को क्रॉस करा, करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर इक्वल टू 0। हमने करंट एज्यूम कर लिया सर्किट में क्या है, फिर हमने किरचॉफ लॉ की इक्वेशन लिखी। किरचॉफ लॉ की इक्वेशन में देखो मुझे ई और आर तो क्वेश्चन में गिवन था, बस ये आई है जो अननोन है, जो मुझे निकालना है। तो एक इक्वेशन से एक अननोन इजीली मिल जाएगा, वो आई हो जाएगा ई बाय आर, वो आई हो जाएगा ई बाय आर। तो तरीका क्या होता है हमारा कि बेसिकली हमको किरचॉफ लॉ लगाना है। करंट एज्यूम कर लो पहले कुछ सर्किट में, किरचॉफ लॉ लगाओ, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो और आंसर आ जाता है। यहाँ करंट पूछा था तो करंट आ गया। अब और कुछ पूछा जाए तो वो भी निकाल सकते हो, जैसे रजिस्टर में पावर पूछी जाए तो आई स्क्वायर आर कर दो या वी इंटू आई कर दो। ठीक है, सब चीजें कर सकते हैं। चलो तो एक बहुत ही आसान सा सर्किट देखा है ना। अब इसमें जो आंसर आया वो याद भी होगा आपको तो आई थिंक, है ना, कि ई यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ई है, तो यहाँ ई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ई पोटेंशियल ड्रॉप आर रजिस्टर, तो ओम्स लॉ से करंट ई बाय आर ही होना चाहिए था। चलो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर देते सर्किट को। तो अ सिंगल लूप सर्किट, सर्किट को शॉर्ट में सीकेटी लिखता हूं। सिंगल लूप सर्किट मतलब हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा है जिसमें एक लूप है बस, उस लूप में ही सारे बैटरीज रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल देखो ऐसा कुछ सर्किट है, मान लो ऐसा सर्किट बना हुआ है, एक ही लूप है। ठीक है, इस एक लूप में ही कुछ सेल्स कनेक्टेड है, बैटरीज कनेक्टेड है, रजिस्टर्स कनेक्टेड है। मान लो ये बैटरी E1, रजिस्टर R1, ये EMF E2, ये रजिस्टर R2 और ये रजिस्टर R3 कनेक्टेड है। तीन रजिस्टर्स कनेक्टेड है, दो सेल्स कनेक्टेड है। अभी सर्किट में फिर से हमसे वही पूछा कि करंट निकालो, तो क्या करेंगे, सबसे बेसिक तरीका वही किरचॉफ लॉ लगाएंगे अपन, है ना। ठीक है, हम सबसे पहले करंट एज्यूम कर लेंगे। तो वी कैन एज्यूम करंट सर्किट में कुछ है, एक सिंगल लूप है। युवान का कुछ डाउट लिखा हुआ है सर, WHO पॉजिटिव तो पॉजिटिव कैसे होगा? तो वो प्लस टू प्लस वो जो बैटरी सेल जो लगे हैं, हाँ पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्टेड है, हाँ, तो एक पॉजिटिव से दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। क्यों?
ये रिस्ट्रिक्शन क्यों होता है, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव? फ्लो करने के लिए चार्जेस होगा, अट्रैक्शन। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी करंट आएगा, देखना। ठीक है, किसी भी टर्मिनल को किसी से भी जोड़ सकते हो आप जोड़ सकते हो, जोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए वो बात अलग है, आप तो जोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसा सर्किट बनाया है ना, मेरी इच्छा में को ऐसे जोड़ना था। ठीक है, चलो मान लेते सर्किट में कुछ करंट है, लेट अज्यूम कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, मुझे पता नहीं है करंट की डायरेक्शन क्या है, मैंने तो ऐसे रैंडमली बना लिया, मैंने मान लिया कि करंट ऐसा है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये करंट मैंने एज्यूम कर लिया है ना। ठीक है, करंट एज्यूम करने के बाद क्या करेंगे, हम सर्किट में केवीएल की इक्वेशन लिख लेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लिख लेंगे। तो बाय केवीएल, बाय केवीएल इस बैटरी को क्रॉस करते चलो, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं E1 वाली बैटरी से, इस टर्मिनल से ऊपर वाले टर्मिनल गया तो प्लस E1, फिर रजिस्टर को क्रॉस करा, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं इसलिए माइनस IR1, फिर इस बैटरी को क्रॉस कर रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेल जा रहा हूं इसलिए माइनस E2, करंट के डायरेक्शन में माइनस IR2, फिर यहाँ पे इस करंट के डायरेक्शन में R3 में गया तो माइनस IR3 इक्वल टू 0। केवीएल की इक्वेशन आ गई, सारे IR वाले टर्म देखो नेगेटिव के साथ है, तो इन सबको ले जाओ उधर, तो E1 माइनस E2 हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, देखो यहाँ पर E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I टाइम R1 प्लस R2 प्लस R3, सारे I कॉमन ले लिए मैंने, तो इक्वेशन में से हमको मिल गया करंट इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं यहाँ पर भी करंट। ठीक है, अब ये जो सिंगल लूप के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आसान होते हैं, देखो इनको तो आपको फटाफट देखते से आंसर लिखते आना चाहिए। ठीक है, अगली बार हम हमेशा ऐसा केवीएल नहीं लगाएंगे, वो तो सीखने के लिए मैंने आपको केवीएल की इक्वेशन लिखकर बताया है, पर अगली बार जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो अकेला लूप रहेगा जब भी, तो फटाफट लिखते आना चाहिए हमको। तो करेंगे क्या, देखो करंट जो होगा सर्किट में, ये E1 माइनस E2 सर्किट का नेट ईएमएफ था, E1 माइनस E2 सर्किट में नेट ईएमएफ है। भाई मैंने करंट की जो डायरेक्शन मानी है, कुछ डायरेक्शन अज्यूम कर लो, मान लो कि करंट ऐसा जा रहा है, तो उस करंट की डायरेक्शन में जो बैटरी आ रही है वो पॉजिटिव, और उससे उल्टी डायरेक्शन में जो बैटरी वो नेगेटिव है ना, इसका ईएमएफ पॉजिटिव, इसका ईएमएफ नेगेटिव लिखो। तो ये ऊपर लिखा हुआ क्या है, करंट इन द लूप, वो आ गया है नेट ईएमएफ इन सर्किट, नेट ईएमएफ इन सर्किट या लूप डिवाइड बाय लूप का नेट रेजिस्टेंस। और लूप में सारे रेजिस्टेंस देखो एक तरह से सीरीज में ही है, इन सब में सेम करंट है, ऑल्दो ये आपस में सब कनेक्टेड नहीं है, देखो इसके इन दोनों के एक टर्मिनल आपस में जुड़ा है, पर उसका टर्मिनल के साथ में जुड़ा है, लेकिन स्टिल एक लूप में सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जैसा मान सकता हूं मैं, एक लूप में सारे रेजिस्टेंस को सीरीज जैसा मान सकता हूं, सबका सम करके टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो अगली बार से जब भी एक सिंगल लूप रहेगा ना, तो हम फटाफट करंट लिखेंगे उसके अंदर, सर्किट में नेट ईएमएफ क्या है वो देखो, जो करंट के डायरेक्शन में बैटरी से उनको पॉजिटिव ले लेंगे, जो करंट से अपोजिट बैटरी से उन्हें नेगेटिव ले लेंगे, तो ऐसे नेट ईएमएफ निकालेंगे अपन, और जितना भी सर्किट में रेजिस्टेंस है सबका सम करके नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, उस नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड करो तो आपको करंट मिल जाएगा। आ रही इक्वेशन समझ में? ये अब मेरे पास एक डाउट है, E1 माइनस E2 लिखना चाहिए कि E2 माइनस E1, किसको बड़ा ले, तो आपकी इच्छा, भाई सर्किट में देखो कौन सी बैटरी बड़ी है, यहाँ पर E1 अगर बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगा, इसका मतलब मैंने करंट सही माना है। तो जब E1 की डायरेक्शन, E1 हायर ईएमएफ का सेल होगा तो उसकी वजह से करंट डोमिनेट करेगा, तो जो ईएमएफ सबसे बड़ा है उससे पॉजिटिव लेके उससे उल्टी डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेना। ठीक है ना, E1 माइनस E2 है, E2 माइनस E1 क्या लिखना चाहिए, तो जो बड़ा हो उसको डोमिनेटिंग मान लेना। हाँ, और बेसिकली करंट की डायरेक्शन और दोनों बराबर हुए तो जीरो, सिंपल सी बात है, अगर सर्किट में दोनों बराबर कर दिए तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन करंट की आप क्या लो उस पर डिपेंड करेगा, आप करंट की डायरेक्शन अगर मैंने जो बनाई है उससे उल्टी लेते तो E2 माइनस E1 हो जाता। ठीक, चलो सिंगल लूप का सर्किट समझ में आया, क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अभी मैंने डाटा नहीं दिया था तो डाटा दे देता हूँ क्वेश्चन में। तो चलो फिर ऐसा सर्किट है हमारे पास, बैटरी और एक दो सेल लगा दी, 10 वोल्ट का 5 ओम रजिस्टर, 20 वोल्ट का 5 ओम रजिस्टर, बताओ इसमें करंट क्या आएगा?
बताओ इस लूप में करंट क्या था, करंट इन द लूप बताओ। बहुत बढ़िया, जवाब भी आ गया मेरे पास बच्चों के। डायरेक्शन बताओ करंट की, ऐसा घूमेगा क्लॉकवाइज कि ऐसा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज? डायरेक्शन बताओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, चलो मैक्सिमम बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ये सेल हायर ईएमएफ का है, 20 वोल्ट है, ये ओनली 10 वोल्ट है, और दोनों के डायरेक्शन देखो, ये करंट ऐसा फ्लो कराना चाहता है और इससे उल्टा फ्लो करना चाहता है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस सेल को डोमिनेटिंग मान लेंगे क्योंकि हायर वोल्टेज का है, तो करंट ऐसा फ्लो हो जाएगा। अब कितना करंट होगा, तो नेट ईएमएफ क्या दिख रहा है 20 माइनस 10, रजिस्टर कितना दिख रहा है नेट 5 प्लस 5, तो करंट आ जाना चाहिए 1 एम्पियर, आंसर। ठीक, चलो अब ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे आए थे ना, सिंगल सर्किट सिंगल लूप होगा तो कर लोगे। अब इसमें कभी कभी हमको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन, देखने में ऐसा लग रहा है कि सिंगल लूप तो नहीं है, एक बैटरी है और ये 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड है, और हमारे पास 2 लूप दिख रहे हैं इसके अंदर, एक तो ये लूप दिख रहा है और एक ये लूप दिख रहा है, 2 लूप दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देता हूं मैं, मान लो कि ये रेजिस्टेंस था 4 ओम का, ये था 3 ओम का, ये था 6 ओम का, और बैटरी लगा रखी थी मैंने 6 वोल्ट की, बैटरी लगा रखी थी मैंने 6 वोल्ट की। आपसे पूछा है कि हर रेजिस्टेंस में करंट कितना है बताओ, हर रेजिस्टेंस में करंट कितना है बताओ, ठीक है। तो ऐसे देखने में तो लग रहा है देखो मल्टीपल लूप होगा यहाँ पे, लेकिन ये जो दोनों रजिस्टर है ये देखो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, आप इनको ध्यान से देखो, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, दिस आर इन पैरेलल, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, देखो इनके दोनों एक तरफ के टर्मिनल आपस में जुड़े हैं, दूसरी तरफ के टर्मिनल आपस में जुड़े हैं, तो इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों में कॉमन होगा, तो इनको पैरेलल मानकर, आप बहुत सारी चीजें लिख रहे हो, प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुन लो, बाद में आपके डाउट इकट्ठा पूछ लेना, ठीक है। इन दोनों को पैरेलल में है, ये अपन मान के हम एक सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 3 और 6 ओम पैरेलल में है, इनको मान के ये पैरेलल में है तो इनको अकेला रजिस्टर बना सकते हैं, और जैसे ही इनका मैं इक्विवेलेंट यहाँ पे लगा दूंगा तो एक सिंगल लूप बन जाएगा। 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था इन पैरेलल 1/R इक्विवेलेंट होता था 1/R1 प्लस 1/R2, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो दोनों का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अपन दोनों का सम, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 3 इंटू 6 18/9 2 ओम हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करके 2 ओम आएगा इक्विवेलेंट, तो इन दो को हटा के मैं एक अकेला रजिस्टर दिखा सकता हूँ, तो सर्किट मेरे पास देखो सिंगल लूप में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास 2 ओम का रजिस्टर, 4 ओम का रजिस्टर और एक 6 वोल्ट का सेल था यहाँ पे, बस। अब ये सिंगल लूप है, इसमें करंट लिखना आसान है, 4 और 2 6 वोल्ट, 1 एम्पियर का करंट होगा सर्किट में, यहाँ करंट आपको पता चल गया 1 एम्पियर का है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज ध्यान दीजिएगा सब बच्चे, मैं नहीं देख रहा हूँ आपने क्या लिखा है, प्लीज यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप। ये सर्किट में 1 एम्पियर का करंट आ गया, लेकिन अब मुझे इन दोनों में करंट अलग अलग बताना था, मुझे तो इस 4 ओम का करंट पता चल गया 1 एम्पियर है, लेकिन इन दोनों का थोड़ी पता चला, ठीक है। अब वो 1 एम्पियर इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलल में करंट कैसे डिवाइड होता है वो हमको याद होना चाहिए, पैरेलल में करंट कैसे डिवाइड होता है वो हमको याद होना चाहिए। दो रजिस्टर्स अगर पैरेलल में है, यहां से कुछ करंट आ रहा है आई, तो इंडिविजुअल कितना कितना जाएगा वो हमको अच्छे से करते आना चाहिए, इंडिविजुअल कितना कितना करंट जाएगा वो हमको निकालते आना चाहिए। तो याद करो इसमें बताया था ये रेशियो जो होता है करंट का वो इनवर्स रेशियो होता है रेजिस्टेंस का, तो इन दोनों का सेम, इन दोनों में जो करंट है उनका एडिशन आप जानते हो और इनके करंट का रेशियो जानते हो, वो R2/R1 होगा, तो दो नंबर का सम पता है, इनका रेशियो पता है, तो इंडिविजुअल निकाल सकते हो। टोटल को इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो I1 शुड बी I टाइम्स
मुझे अगर I1 निकालना है तो मैं R2 मल्टीप्लाई करूंगा अपॉन R1 प्लस R2 और I2 हो जाएगा I टाइम्स R1 अपॉन R1 प्लस R2। जिस रेशो में डिवाइड करना होता है ना उनका सम कर दो, उनका सम कर दो। फिर I1 निकालने के लिए जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा था उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो I R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये I1 आ जाएगा और ऐसे I2 ऐसे निकाल सकते हैं बस। तो अब इन दोनों में करंट निकाल सकते हैं हम। टोटल करंट आ रहा था 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करो। रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2, 1:2 के इनवर्स रेशियो 2:1 में डिवाइड कर दो। 1 एम्पियर को 2:1 में डिवाइड करोगे तो यहाँ 2/3, यहाँ 1/3 आंसर। चलो अब कई बच्चों ने आंसर दे दिए थे, मैं एक बार आप देख लो, यहाँ पे कुछ आपको दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। अब जो बहुत सारे बच्चे को डाउट लिख रहे तो बता दो मुझे, कोई डाउट किसी का? वेरी गुड, सब बच्चे बोल रहे सेम करा था, बहुत बढ़िया। सर अगर पैरेलल में सेल भी लगी हो तो क्या करेंगे? विघ्नेश शांत, अभी आराम से, मतलब हम सारी चीज करने वाले हैं, ठीक है। वेट, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन मत पूछो अभी। इसमें क्या करना है समझ में आया कि नहीं, बस ये देखो। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रजिस्टर है, उनमें करंट डिवाइड करना आपको आ गया, ये आपको अगली बार जल्दी से आना चाहिए। ये बहुत ट्रिकी चीज होती है ना, ये बच्चों से बहुत गड़बड़ होती है इसके अंदर, तो ये अगली बार अच्छे से डिवाइड करते आना चाहिए। तो देखो एक सर्किट था जिसमें ना थोड़ा सा रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन लेके सिंगल लूप बन गया, तो आसान हो गया, ठीक है। चलो ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन, देखो इस तरह का सर्किट है हमारे पास, यहाँ सेल लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। रेजिस्टेंसेस कौन सा कितना मैं बता देता हूँ, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम और ये भी 6 ओम है, ठीक है। और ये बैटरी लगी हुई 9 वोल्ट की। तो हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना है बताना है, हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना बताना है, हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना बताना है। एक बार आप ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूँ। ईच रजिस्टर में करंट कितना है वो बताना है आपको। नीचे रख लो अपने पास, देखो, ठीक है। चलो काफी बच्चों के सही जवाब आ गए मेरे पास, देखते। ओके चलो अब मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर ध्यान से देखो तो ये 3 ओम और ये 3 ओम सीरीज में है। इनका सीरीज कॉम्बिनेशन 3 + 3 6 ओम हो जाएगा। पहले तो ये 6 ओम हो गया, तो सर्किट फिर से आप नया बना सकते हो। 9 वोल्ट का सेल और यहाँ पर बाकी रेजिस्टेंस को शो कर दो, और जिन दो पॉइंट के बीच में 3 और 3 थे उनको 6 ओम दिखा दिया, 6 ओम दिखा दिया। अब ये 6 और 6 पैरेलल में दिखने लग गए, तो 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन वो आ जाएगा 3 ओम।
है ना, सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो R/2 कर देंगे अपन। ठीक है, तो अगले स्टेप में इन दोनों को हटा के यहाँ पर एक अकेला रेजिस्टर दिखा सकते हैं अपन। तो यहाँ पे 6 ओम हो गया, नीचे 6 ओम और ये 9 वोल्ट का सेल, 6 और 6 सॉरी 3 ओम हो जाएगा। तो ये 9 ओम और 9 वोल्ट करंट आ गया सर्किट में, 9/9 1 एम्पियर। एक सिंगल लूप बन गया अब तो 1 एम्पियर करंट आ गया। अब उल्टा आ जाओ वापस से, इस 6 ओम में आपको करंट पता चल गया था 1 एम्पियर था, 1 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा होगा, वो दो पैरेलल में रेजिस्टर इक्वल है तो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा, दोनों में हाफ हाफ हो जाएगा। तो इस 6 ओम में आप समझ चुके हो कि हाफ है, यहाँ 1 है, यहाँ हाफ था तो बचा हुआ हाफ इधर ही जा रहा होगा डेफिनेटली। बस, तो ये आ गया आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, सबको क्लियर? आंसर आ गए इसके? चलो, जिनके भी गलत थे उनके सबको समझ में आ गया कि क्या दिक्कत थी? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, तो अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना जिसमें सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन करके आसान हो जाते हैं वो सब आप कर सकते हो। कुछ रजिस्टर्स के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके सर्किट छोटा हो जाता है, सिंगल लूप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसका आसानी से आप चीजें कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी सर्किट में हमें कुछ है ना करंट पूछने के लिए वो एक अलग तरह से पूछ लेते हैं, वो एमीटर दिखा के पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एमीटर। कभी कभी आपको किसी ब्रांच में ये डिवाइस लगा दिख सकता है, दिस इज कॉल्ड एमीटर। ये क्या करता है? करंट मेजर करता है, मेजर्स करंट। और अगर ये आइडियल है तो उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, नो या जीरो रेजिस्टेंस। कभी कभी नॉन आइडियल एमीटर भी दे देते हैं क्वेश्चन में जिनमें कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो फिलहाल तो आपको आइडियली देने वाला हूं मैं, तो मैं यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस मान के चलूंगा। तो ऐसा डिवाइस जहां भी लगाओ ना, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बोल दिया कि यहाँ एक एमीटर लगा है और पूछ लिया उसकी रीडिंग बताओ। एमीटर की रीडिंग का मतलब उसमें से करंट कितना जा रहा है बस ये बता दो, उसमें से करंट कितना जा रहा है बता दो, उसकी ब्रांच में करंट कितना है वो बता दो, तो आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन में आपको किसी जगह पे एमीटर दिखे और पूछा जाए उसकी रीडिंग क्या होगी, मतलब कि आपको वहां से करंट कितना जा रहा है वो बताना। एमीटर का रेजिस्टेंस नॉर्मली जीरो होता है, आइडियल एमीटर का जीरो होता है। अगर कुछ नहीं कहा तो हम तो आइडियल मान लेंगे, और अगर कुछ दिया है उन्होंने रेजिस्टेंस तो उसको रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट कर लो, सिंपल। ठीक है, चलो, तो एक ये डिवाइस हमको कभी कभी मिल सकता है क्वेश्चन में। फिर एक और डिवाइस हमको मिल सकता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर ये क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। जिन दो पॉइंट के बीच में लगा है उनका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। रेजिस्टेंस कितना होता है इसका अगर ये आइडियल है तो? इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। भाई जिन दो पॉइंट के बीच में जुड़ा है ना उनके बीच में करंट कुछ नहीं जा सकता। ये वोल्ट मीटर जिस जगह पे लगा है उसमें करंट नहीं जा सकता, वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाएगा, ऐसा मान सकते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। ठीक है, यस, यस कुशाग्र, बिल्कुल सही। चलो, तो अब आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये लगा के दे दूंगा मैं आपको, है ना। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ।
चलो, तो देखो मेरे पास कुछ रजिस्टर्स है और एक बैटरी है, कुछ रजिस्टर्स है और बैटरी है। मैंने आपको बता दिया कि जो रजिस्टर्स है सबकी सब 1 ओम के हैं, ऑल रजिस्टर्स आर 1 ओम, सबकी सब 1 ओम के रजिस्टर्स है, ठीक है। जो बैटरी है उसका मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया आपको V है। V क्या वैल्यू दे देता हूँ चलो मैं इसकी, तो कितने देते हैं आपको, 24 वोल्ट दे देते हैं। 24 वोल्ट का सेल है और ये सब एक एक ओम के रजिस्टर से कनेक्टेड है, और बीच में मैंने कुछ एमीटर दिखाया है। एक एमीटर देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक एमीटर यहाँ जुड़ा हुआ है। तो जहां एमीटर जुड़ा होता है आपको उस जगह का करंट बताना है। करो ट्राई, रीडिंग्स ऑफ एमीटर बताओ। यस माधव, अभी तो आप मैंने जो क्वेश्चन कहा है वो करो। फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर्स, लिख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर्स। फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर्स। सारे रेजिस्टेंस क्वेश्चन में 1 ओम के है, आपको 2 एमीटर दिखाया है, दोनों की रीडिंग बताना है। चलो, शांतनु का जवाब भी आ गया, शांतनु ठीक है, चेक करते हैं अपन। ये मान लो A1 है, ये मान लो A2 है, तो A1 A2 इस ऑर्डर में रीडिंग बताओगे आप। A1 A2, दिस इज A1, दिस इज A2, पहले इसकी बाद में इसकी। दो आंसर लिखोगे तो पहले ऊपर का बाद में नीचे का। चलो चेक करते हैं। चलो, काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास। देखो, सबसे पहले तो सर्किट में जो भी रेजिस्टेंसेस जुड़े हैं मुझे दिख रहा है सीरीज या पैरेलल में, है ना। जैसे इन दो रेजिस्टेंस को ध्यान से देखो, इन दोनों के इधर वाले टर्मिनल आपस में जुड़े हैं और उधर वाले टर्मिनल आपस में जुड़े। एमीटर एक आइडल वायर जैसा होता है, एमीटर में जब तक बोला नहीं जाए रेजिस्टेंस 0 मानेंगे तो वायर जैसा होता है। तो ये दोनों रेजिस्टर यहाँ आपस में कनेक्टेड, इधर दोनों रेजिस्टर आपस में कनेक्टेड, तो ये दोनों आपस में पैरेलल। तो पैरेलल में 1 और 1, तो हाफ ओम हो जाएगा इधर। यहाँ पे हो जाएगा 3 1 ओम के रेजिस्टर देखो पैरेलल में, तो 1/3 ओम हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। अगर मैं सर्किट को सिंपल बनाने की कोशिश करूं तो मुझे दिख रहा है कि एक तो यहाँ पे हाफ ओम का रेजिस्टर है, तो यहाँ पे 1/3 और यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 ओम, यहाँ 1/3 ओम और यहाँ 1/2 ओम, और ये बैटरी लगी हुई, सिंगल लूप ये बन जाएगा। तो इसमें करंट आसानी से मिल जाएगा अपन को। 24 वोल्ट का है तो 24 अपॉन रेजिस्टेंस, तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, 1 + 1/3 4/3, तो 24 अपॉन 4/3 करंट आ गया। कितना आएगा, 6 × 3 18 एम्पियर। यहाँ से 18 एम्पियर का करंट आ रहा है ना। 24/4 6 × 3 18 एम्पियर, ठीक, ये करंट आ गया। अब ये जो करंट आया है ये दोनों में, बैटरी से जो करंट आया वहां दोनों में डिवाइड होगा। चलो ब्लू कलर से लिख देते, डिवाइड कर देते। तो यहाँ से करंट कितना आ रहा था, 18 एम्पियर, तो दोनों में 9 एम्पियर जाएगा, 9 एम्पियर जाएगा, ठीक है। अब ये 18 एम्पियर यहाँ 3 में डिवाइड होगा, तीनों पैरेलल में है, सेम रेजिस्टर से, तो इक्वल करंट जाना चाहिए। तो 18 को 3 में डिवाइड करोगे तो 6 जाना चाहिए तीनों में, तो फिर से 18 को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 9 और 9 जाना चाहिए। ये समझो अच्छे से सबसे पहले तो।
ये अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो 6 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर से आ रहा था 9 एम्पियर, तो इस ए में 3 एम्पियर जाना चाहिए, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट जाना चाहिए इसमें, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब यहाँ से 9 एम्पियर आया, इधर 6 गया, तो यहाँ 3 एम्पियर जाना चाहिए, है ना। सिमिलरली अब इस एमीटर की बारी है, तो यहाँ पे 6 एम्पियर आया, तो इसमें 6 एम्पियर ही तो जाना चाहिए, सिंपल। तो करेक्ट आंसर शुड बी 3 एंड 6, करेक्ट आंसर शुड बी 3 एंड 6, इस एमीटर में 3, इस एमीटर में 6, ठीक है। करेक्ट आंसर शुड बी 3 एंड 6। चलो कुछ बच्चों के जवाब सही दिख रहे हैं मुझको, गगनदीप गलत था, और 9/2 बोथ नहीं, 3,3 गलत, 4,5 गलत, एक बच्चे का सही, सम्यक का सही दिख रहा है, वेरी गुड सम्यक। चलो काफी बच्चों के सही भी दिख रहे हैं मुझे आंसर, वेरी गुड। आपको क्लियर क्वेश्चन अच्छे से? सबको अच्छे से? शांतनु का भी सही था, ओके। चलो मैंने कैसे करा देख लीजिए। सबसे पहले सेल से टोटल करंट निकाल लिया, टोटल करंट के लिए मुझे दिख रहा था ये दोनों पैरेलल, ये तीनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, करंट आया, करंट को डिवाइड करा सब जगह, डिवाइड करते करते दिख गया करंट एमीटर से कितना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें एमीटर भी लगे वो ऐसे मिल सकते हैं अपन को, है ना। वोल्ट मीटर भी दे सकता था मैं इसमें, अभी मैं दिया नहीं, वो भी दे सकता था। चलो अब यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना जरूरी हो रहा है, isn't it? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना जरूरी हो रहा है। तो अब अपन सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट सॉल्व करना थोड़ा सीखा है आपने, थोड़ा और सीखेंगे बाद में। अब अपन सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो अब मैं क्वेश्चन देते जा रहा हूं और पॉइंट ए और बी मेंशन कर दूंगा, उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और जब मैं क्वेश्चन में कुछ दूं नहीं रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो मान लेना कि वो रेजिस्टेंस सारे आ रहे हैं, जब मैं दूं नहीं तो सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है। जब मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिखी इसका मतलब वो आ रहा है।
सभी क्वेश्चंस में पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। 3 क्वेश्चन दिए अभी, करो। एक और क्वेश्चन देते हैं। चार क्वेश्चन दे दिए मैंने, सभी में ए और बी पॉइंट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलो स्टार्ट करता हूं मैं भी। आप लोगों ने, कई बच्चों ने मुझे जवाब दे दिए हैं, पर अब सबके मिक्स हो गए जवाब, तो दिख नहीं रहा किसका कौन से का क्या आंसर है। ठीक है, ओके शांतनु। मैं ट्राई करता हूँ, देखो बोर्ड पे। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ बोर्ड पे, और फिर आप एक एक करके चेक करते चलना। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने कुछ बोला नहीं, तो सबके सब आ रहे हैं। अब ये तीनों आपको देखो पैरेलल में दिख रहे हैं, ये तीनों आपस में पैरेलल में, ठीक है, और ये तीनों भी आपस में पैरेलल में। कैसे? इन तीनों के इधर लेफ्ट और राइट के टर्मिनल देखो आपस में कनेक्टेड है, और इधर भी सेम ऐसा। हम कनेक्शन पैरेलल में है कि सीरीज में देखने के लिए पॉइंट को नाम भी दे सकते हैं। पॉइंट को नाम देके हमें थोड़ा सा आसान लगेगा डायग्राम समझना। ठीक है, जैसे ये पॉइंट तो ए था, इधर बी था, तो बीच के किसी एक पॉइंट को नाम दे दो। चलो इसको नाम दे दिया मैंने सी। अब ये पॉइंट भी सी से जुड़ा हुआ है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी सी से जुड़ा हुआ है। ये तीनों पॉइंट क्योंकि आपस में कनेक्टेड है, तो एक सेम पोटेंशियल पे हो गए। ये तीनों पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीन रजिस्टर, ये तीनों ए और सी के बीच में जुड़े थे। ये तीनों ए और सी के बीच में, ये भी ए पॉइंट है बिकॉज ए से कनेक्टेड है ये, बिना किसी रेजिस्टेंस के। ये तीनों ए सी के बीच में रजिस्टर है, और ये तीन रजिस्टर ये तीनों ए बी के बीच में है। तो ए सी के बीच में तीन रजिस्टर्स, बी सी के बीच में तीन रजिस्टर्स, ये आर और आर और आर, आर बाई थ्री। तो हमें इनका इक्विवेलेंट जो दिखेगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ए से हमको सी तक एक आर बाई थ्री रजिस्टर दिख रहा है, फिर सी से बी तक एक आर बाई थ्री दिख रहा है। तो आर इक्विवेलेंट सिंपली 2r/3 होना चाहिए आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 2r/3। वेरी गुड, कई बच्चों का मुझे जवाब दिख रहा है। वेरी गुड विघ्नेश, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो फिर से आसान क्वेश्चन है। ये आर और आर सीरीज में दिख रहे हैं मुझे, दिस इज r/2। ये नीचे आर और आर सीरीज में दिख रहे हैं मुझे, ये r/2, ये r/2, आर और r/2 आपस में पैरेलल में। तो r/2 और r, सॉरी जुड़ेगा यहाँ पे, आधा थोड़ी होगा, 2r और 2r हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2r और 2r पैरेलल में विल बी r, एंड उसके साथ r पैरेलल में r/2। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज r/2। सेकंड का आंसर r/2। ठीक, चलो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 2r, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 2r, 2r और 2r पैरेलल में r, और बीच का एक r। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहे हैं पर बहुत आसान है। यस कार्तिक, वेरी गुड। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे मुझे इसका सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ। ये सारे ही क्वेश्चन मैंने सीरीज पैरेलल वाले दिए थे, तो इसको भी वैसे ही कर सकते हैं अपन। ये देखो दो और एक ही आपस में सीरीज में। अच्छा, इसको मैं एक ही बार बता पाऊंगा प्लीज, है ना, जो सभी बच्चे प्लीज ध्यान दीजिए, मैं इसे एक ही बार सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं वापस से सर्किट ड्रॉ नहीं कर सकता। मैं अभी ड्रॉ करूंगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पे। तो ये 1 और 2 ये आपस में सीरीज में है, तो सीरीज में 1 और 2 को हटा के, 2 को हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगा सकता हूँ यहाँ पे। इस 1 2 को हटाया,
1 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी 2 ओम, सॉरी 3 ओम, तो 3 ओम लगा दिया। अब ये 3 और ये 6 ये आपस में पैरेलल में, देखो ये आपस में पैरेलल में, तो 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम हो जाएगा। तो दोनों को हटा के सिंगल एक रेजिस्टर 2 ओम का दिखा सकता हूँ यहाँ पे, 2 ओम का दिखा दिया। फिर ये 2 ओम और ये 4 ओम आपस में 6 ओम हो रहा है, देखो सीरीज में, यहाँ से ये पूरा एक सीरीज कॉम्बिनेशन है 4 और 2 का 6, तो 2 को हटा के यहाँ सिंगल रेजिस्टर दिखा सकता हूँ मैं 6 ओम का, यहाँ पे 6 ओम का एक अकेला रेजिस्टर दिखा दिया। तो ध्यान से देखो ये 6 और ये 3 आपस में पैरेलल में, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन 2 ओम हो जाएगा, तो इसको 2 ओम दिखा दिया मैंने। फिर ये 2 ओम और 1 ओम सीरीज में आ गए, तो इन्हें हटा के यहाँ पे 3 ओम दिखा सकता हूँ मैं। फिर ये 3 और 6 फिर से पैरेलल में हो गए, 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम हो जाएगा। फिर ये 2 और 4 फिर से सीरीज में हो गए, तो सीरीज में 4 और 2 6, यहाँ पे 6 ओम रजिस्टर हो गया। फिर 6 और 3 फिर से पैरेलल में, 6 और 3 का 2, तो यहाँ पे इन 2 को हटा के एक अकेला रजिस्टर 2 ओम का लिखा दिया। 2 और 4 फिर से पैरेलल में, सीरीज में, 4 और 2 6, 6 और 6 पैरेलल में 3 ओम, तो आंसर आ गया आर ए बी के बीच में 3 ओम। क्लियर? यार बहुत बढ़िया, चलो तो आई होप कि सबको क्लियर है, मैं वापस से बता नहीं सकता उसको, है ना, पूरा सर्किट ही मिट चुका है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, ऐसे सीरीज पैरेलल से हो जाएगा। 4 और 4 पैरेलल में विल बी 2, ये 2 और 2 सीरीज में 4, 4 और 4 पैरेलल में विल बी 2, 2 और 2 सीरीज में यहाँ 4, यहाँ आ रहा है 4, और यहाँ आप ध्यान से देखो 8, ये 4 और ये 8 आपस में पैरेलल में, तो 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8, 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8, 4 कॉमन ले लो, तो 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 3, तो आंसर आ गया 8/3 आंसर। सिंपल, यस, ओके वेरी गुड। चलो तो अभी जितने क्वेश्चन दिए मैंने वो नॉर्मल सीरीज पैरेलल के थे। अब इनमें मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूँ, मेथड्स ऑफ पॉइंट नाम देने वाला जैसे क्वेश्चन करा ना अपन ने पहला, जिसमें पॉइंट को नाम दिया, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ऐसा आपको और करना पड़ेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और कुछ कहानी तो वो आ रही है, सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। कुछ कहानी तो सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना है। चलो ये भी करो, ए और बी के अलावा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन,
चलो 4 क्वेश्चन करो अभी जितने दिए बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन, पॉइंट्स को नाम देके करो। ये पॉइंट ए, तो वायर से कनेक्टेड होने की वजह से ये भी ए। ये पॉइंट बी, तो वायर से कनेक्ट होने की वजह से ये भी बी। आपको एबी के बीच में एक रजिस्टर, ये भी एबी के बीच में, ये भी एबी के बीच में, 3 रजिस्टर, तीनों ही एबी के बीच में है। सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लो, तो आपको दिख रहे हैं 3 रजिस्टर्स है और तीनों ही एबी के बीच में है। तो आर इक्विवेलेंट इसमें होना चाहिए था R/3, तीनों पैरेलल में, R/3। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर R/3। अगला क्वेश्चन, नाम दे दो पॉइंट्स को। ये ए, ये भी ए, ये बी, तो ये भी बी। ध्यान से देखो, चारों रजिस्टर चारों एबी के बीच में है, तो 4 रजिस्टर चारों एबी के बीच में, आंसर होना चाहिए R/4। आंसर होना चाहिए R/4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, पॉइंट्स को नाम दे दो। ये पॉइंट ए, देखो ये बी, तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया। अब बी से स्टार्ट करके बी पर ही एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो इन दोनों रजिस्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ध्यान से देखो, इन दोनों रजिस्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट के बीच में जोड़ दिया है, तो इन्हें हम हटा सकते हैं। वी कैन रिमूव दिस 2 रजिस्टर, इनको हम हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। बचे हुए 3 रजिस्टर्स तीनों एबी के बीच में, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट होना चाहिए R/3, पैरेलल में हो जाएंगे तीनों। आखिरी क्वेश्चन, ये चारों रजिस्टर्स एबी के बीच में है। ये पॉइंट बी, तो देखो ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है। चारों पॉइंट्स ही एबी के बीच, चारों रजिस्टर्स ही एबी के बीच में, तो यहाँ पे आर बिटवीन ए एंड बी होना चाहिए R/4। देखो आ रहे क्या सारे क्वेश्चन समझ में? देख लो सब जल्दी से एक बार। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। बच्चे मुझे बोल रहे हैं आ गए, बहुत बढ़िया है ना। पॉइंट्स को नाम देना था हमको, उससे आसान हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो सीरीज वाले क्वेश्चन, आप सीरीज पैरेलल के ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सारे रजिस्टर्स आ रहे हैं, एबी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अब मेरे पास, मैंने सब हटा दिया, उसके बाद आया सेकंड क्वेश्चन, वापस रिपीट कर दो। अब मैं तो हटा चुका हूं यार, कैसे रिपीट करूंगा। चलो हो गया है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, पर अगली बार प्लीज थोड़ा जब नहीं आए तो उसी समय पूछा करो, है ना, थोड़ा लेट मत हो। देखो ये अब क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, सारे रेजिस्टेंस आ रहे, एबी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, करो। एबी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, करो।
चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया है आपका। अगर मैंने दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे दिया है जिसमें दो पार्ट है, ये भी करना है आपको। मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। आर और आर सीरीज में, तो 2R और R पैरेलल में, 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर, 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर, पैरेलल कॉम्बिनेशन का 2R/3 आ जाएगा। 2R/3 और ये R सीरीज में, 2R/3 प्लस R विल बी 2 प्लस 3 5R/3, इनका कॉम्बिनेशन 5R/3, 5R/3 और ये R, ये आपस में पैरेलल में, तो 5R/3 इंटू आर अपॉन 5R/3 प्लस आर 5R/8, तो इनका सॉल्व करके 5R/8 आ गया। ये 5R/8 के साथ ये वाला सीरीज में 5R/8 प्लस ये R 13R/8, इनको मिला के 13R/8, उसके साथ ये पैरेलल में 13R/8 इंटू आर अपॉन 13R/8 प्लस आर, तो 13R/21, 13R/21 इन सबका कॉम्बिनेशन आ गया। 13R/21 प्लस ये R, तो 21 प्लस 13 जोड़ दो बस, तो 21 प्लस 13 हो जाएगा 4, और वो 34/21 है ना, 13 प्लस 21, तो 34/21, इनका कॉम्बिनेशन 34/21, उसके पैरेलल में फिर आ रहे, तो 34 इंटू 21 अपॉन 34 प्लस 21, तो कितना जाएगा हमारे पास 34 अपॉन 34 प्लस 21 55, 34/55, ये सॉल्व करके 34/55 और प्लस 2R और जोड़ देना उसमें, इसमें प्लस 2R और जोड़ देना, तो 55 इंटू 2 110, 110 प्लस 34 4 4 1 144 अपॉन 55 R, ये आ गया फाइनल आंसर। चलो, अब मेरे पास एक्सप्लेन अगेन आ गया है, ठीक है। वेदांत बार बार पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेथड तो एग्जैक्ट था पर कैलकुलेशन में गलत हो गया। यस यस सर, ठीक है। चलो, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ही, देखो आपको, अगर मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक। चलो, अब मैं दो बॉक्स अलग सॉल्व नहीं कर सकते, बेसिक से करना पड़ेगा। चलो, अब मैं इसको एक एक लिख कर बताता हूँ, है ना, मैंने तो बहुत फटाफट कर दिया, मैंने पूरी चीज मन में कर दिया, इसको आपको लिख कर बताता हूँ। ये दोनों एक एक करके करते चलते हैं अपन, है ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2R हो जाएगा। अब मैं वापस से बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, अब मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं डायग्राम इसी को छोटा करते जाने वाला हूँ, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये दोनों का पैरेलल, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 2R हो गया, ये 2R हो गया, ठीक है, ठीक है। तो 2R हटाकर इन दोनों को अपन एक सिंगल रजिस्टर 2R दिखा सकते थे, यहाँ पे ये 2R दिखाया। अब 2R और R पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, प्रोडक्ट करेंगे तो 2, सम करेंगे तो 3, तो 2R/3, तो इनका कॉम्बिनेशन आ जाएगा 2R/3, इनका कॉम्बिनेशन आ जाएगा 2R/3, ये 2R/3 के साथ में ये R सीरीज में हो गया, 2R/3 प्लस R, तो 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/3, तो इन सबको हटा के यहाँ अकेला रजिस्टर दिखा सकते हो 5/3 का, ये 5/3 R का रजिस्टर दिखा दिया। उसके साथ ये R पैरेलल में, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, 5/3 इंटू 1 अपॉन 5/3 प्लस 1, 5/3 अपॉन डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, 5 प्लस 3 अपॉन 5 अपॉन 3, ये 3 कैंसल, तो 5/8 आ जाएगा, ठीक है, 5/8 आ जाएगा। तो बस इनको हटा के एक अकेला रजिस्टर दिखा सकते हो 5R/8 का, उसके साथ ये सीरीज में है 5R/8 प्लस 1 करोगे तो 5 और 8 13, 13R/8 हो जाएगा, ये सॉल्व करके 13R/8 हो गया। इसके साथ ये R पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 13/8 इंटू 1 अपॉन 13/8 प्लस 1, ऐसे करते हैं ना, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो आने वाला है 13/8 अपॉन नीचे 13 प्लस 8 21/8, तो सॉल्व करके 13/21, 8 कैंसिल हो रहा है, तो ये सॉल्व करके 13/21 आने वाला है, तो दोनों को हटा के 13/21 लगा देता हूँ, 13/21 आ, और ये आपस में सीरीज में जोड़ दो, 13/21 प्लस R, 1 ऊपर इसमें जाके ऐड होगा तो 4 और ये 3, 34/21 आ जाएगा, ये आ गया 34/21 R,
उसके साथ फिर ये सीरीज में, तो इनका 34/21 इंटू आर अपॉन 34/21 प्लस आर, ये जाएगा 34r/55। इनको सॉल्व करके 34r/55 उसमें 2 आर जोड़ देना, तो इसमें +2r जोड़ना है, सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक, आया क्वेश्चन? एक बार और बता दिया, वेरी गुड। चलो, है ना, बेसिक से करना है, देखो एक एक स्टेप करते जाओ, जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब मेटल वायर है 1 ओम पर सेंटीमीटर ऑफ रेजिस्टेंस। एक तार था जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम पर सेंटीमीटर, उसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। उसको यूज करा है इस तरह की फ्रेम बनाने में। हमने नीचे देखो एक फ्रेम बना रखी है, 2 फ्रेम बना रखी है, तो दोनों में आपको है ना रेजिस्टेंस निकालना है, पॉइंट ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये जो वायर है ना, इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो ये एक सर्कल के साथ डायमीटर बना हुआ है और ये एक रेक्टेंगल, इन दोनों में एबी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। करो करो, ये मैं पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूं। नीचे वाले क्वेश्चन में आपको मैंने देखो रेजिस्टेंस क्या दिया, मैंने पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो लेंथ इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेंथ इंटू पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। चलो मैं भी सॉल्व कर देता हूं, काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास। देखो 1 सेंटीमीटर में 1 ओम का रेजिस्टर, तो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो डायमीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस 10 सेंटीमीटर लंबे वायर में जो रेजिस्टेंस होगा वो 10 ओम होना चाहिए, है ना। फिर ये डिस्टेंस होती है पाई आर, ये डिस्टेंस होती है पाई आर, 5 पाई, ये होगा 5 पाई। लेंथ 5 पाई, तो इसमें रेजिस्टेंस भी 5 पाई का होना चाहिए, इसमें रेजिस्टेंस भी 5 पाई का होना चाहिए, वैसे नीचे भी 5 पाई का रेजिस्टेंस होना चाहिए। 5 पाई ओम्स का रेजिस्टेंस है नीचे भी, और ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दो, 5 पाई और 5 पाई का 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 और 10, तो 5 पाई बाय 2 इंटू 10 अपॉन 5 पाई बाय 2 प्लस 10, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। R1 R2 अपॉन R2 R2, सॉल्व कर दो, ऊपर हो जा रहा है 25 पाई, नीचे हो जाएगा एलसीएम ले लो, 5 पाई प्लस 20, और नीचे का 2 ऊपर चला गया तो 50 हो गया, तो आंसर ऊपर नीचे 5 कॉमन निकाल के कैंसिल हो रहा है, तो 10 पाई अपॉन नीचे हो जाएगा पाई प्लस 4, ये आंसर। फर्स्ट का आंसर आ गया 10 पाई अपॉन पाई प्लस 4। यस, वेरी गुड। अब दूसरा कर देते, सेकंड क्वेश्चन। ये 10 सेंटीमीटर, तो 10 ओम रेजिस्टेंस, भाई 1 सेंटीमीटर में 1 ओम रेजिस्टेंस था, तो 10 सेंटीमीटर में 10 ओम, ये हो जाएगा इसमें 5 सेंटीमीटर तो 5 ओम, ये 10 तो 10 ओम, ये 5, तो 5 प्लस 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 10 20, ऊपर 20 ओम नीचे 10 ओम, 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10, 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10, 20 इंटू 10 200 अपॉन 20 प्लस 10 330, 200 बाय 30 मतलब 20 बाय 3, तो इसका आंसर हो गया 20 बाय 3। यहाँ आंसर आ गया ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20/3। सिंपल, यस, बहुत बढ़िया। चलो, कोई किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट ही लिखो फिर लैडर सर्किट, लैडर सर्किट, लैडर सर्किट, सीढ़ी वाला सर्किट, ठीक है। सीधा क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे अपन चीजें इसमें। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और देखो रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क बना रहा हूं मैं, ये ऐसा इन्फिनिटी तक चल रहा है, ये ऐसा इन्फिनिटी तक चल रहा है,
सारा रेजिस्टेंस 1 ओम है, ऑल रेजिस्टेंस आर 1 ओम। अभी आसान कर दिया मैंने आपके लिए, 1 ओम दे दिया सारे रेजिस्टेंस, ठीक है। ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, करो। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, करो। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। Find equivalent resistance between point A and B. चलो, दो बच्चों के तो जवाब भी आ गए, वेरी गुड, मतलब ये आता है करते आपको। इनमें करने का एक सिंपल सा लॉजिक होता है बच्चों, देखो आपको ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर ये पॉइंट सी डी बोलूं मैं, इन दोनों पॉइंट को बोल दूं सी डी, और सी डी से आगे पूरा सर्किट देखो, प्लीज अब जिसको भी डाउट है प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, लॉजिक क्या है वो समझिए यहाँ पे, लॉजिक क्या है वो समझिए यहाँ पे। ए बी के बीच में मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, तो सीडी से देखने पर, आगे देखने पर सर्किट बिल्कुल वैसी तो है जैसा एबी से था, कोई फर्क ही नहीं है, देखो, है ना। देखो सर्किट इज आइडेंटिकल फ्रॉम सीडी एस फ्रॉम एबी। एबी से जैसा सर्किट दिख रहा है वैसे सीडी से दिख रहा है। तो अगर एबी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, लेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन एबी इज आर, देन सीडी के बीच में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ही होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक। मैं यहाँ पे अगर कट करके सर्किट को आगे देखूं तो ये सर्किट बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसा एबी से दिख रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ही होना चाहिए। ये लॉजिक आया कि नहीं, सबसे पहले तो समझो। बच्चों के मेरे पास जवाब पे जवाब आ रहे हैं, मुझे पता है आपको आ रहा है, पर ये एक बार जिनको डाउट है कुछ भी है वो देख लो एक बार। चलो बच्चे बोल रहे हैं यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हम सर्किट को फिर से अगर ड्रॉ करें, ए और बी पॉइंट से देखो 1 ओम और 1 ओम के रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे, उसका सी और डी पॉइंट आ गया। सीडी से मैं आगे का पूरा सर्किट हटा के आर रेजिस्टर लगा सकता हूँ। इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है, सीडी से आगे जितना भी सर्किट है सबको हटा के आर लगा सकता हूँ, ये इक्विवेलेंट का मतलब होता है। तो सीडी से आगे मैंने सारे रेजिस्टेंस हटा के केवल आर दिखा दिया, और ये 1 ओम और 1 ओम था। अब इसका इक्विवेलेंट भी तो आना चाहिए आर, इसका इक्विवेलेंट भी एबी का इक्विवेलेंट आर ही आना चाहिए, तब इसे सॉल्व कर दो। तो आर इंटू 1 अपॉन आर प्लस 1, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो आर अपॉन आर प्लस 1 प्लस ये वाला रेजिस्टर आर, ये सॉल्व करके आर आना चाहिए। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, एक इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक बन रही है, उसको सॉल्व करके आर मिल जाए। तो यहाँ से सॉल्व कर देते, आर इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2r प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1, और एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 2r प्लस 1 या आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक, फटाफट सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेगेटिव नंबर हटा देना, 1 प्लस रूट 5/2, ये आ गया फाइनल आंसर। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास सही जवाब आ चुका था, जिनका और लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा शायद आपको। सीडी पॉइंट से आगे सर्किट देखो पूरा वैसे ही दिख रहा है जैसा एबी से दिख रहा है, तो सीडी के आगे जो पूरा सर्किट है वो हटा के मैंने आर लगा दिया, और ये सॉल्व करके भी आर ही आना चाहिए, तो ये इक्वेशन बना के सॉल्व हो गया। क्लियर? बच्चे बोल रहे केवीवाई के लिए पढ़ा था, बहुत बढ़िया, ठीक है, सबको क्लियर अच्छे से, इसमें कोई भी डाउट? बच्चे बोल रहे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन करो। ये सारे 1 ओम दिए थे ना अभी मैंने, अभी पहले 2 1 ओम है, उसके बाद 2 ओम है, उसके बाद 4 ओम है, फिर उसके बाद 8 ओम है, एंड सो ऑन, डबल होते जा रहे हैं रेजिस्टेंस, 1 1 फिर 2 2 4 4 8 8 एंड सो ऑन। करो, जीपी जैसा बनते जा रहा है, रेजिस्टेंस में 2 2 मल्टीप्लाई होते जा रहा है। अब करो, ये नया क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, करो।
करके ट्राई जल्दी से। चलो समय का जवाब भी आ गया, वेरी गुड। अब की बार एक तरह से ना एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होते जा रहा है। क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो ये रजिस्टर एक्चुअली के ओम बन गया है, ये के स्क्वायर ओम बन गया है ना, ये हो गया के क्यूब ओम, जहां पर के इक्वल टू 2 था। तो एक फैक्टर मल्टीप्लिकेशन चलते जा रहा है, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो अब हम सीडी से आगे देखेंगे तो सारे रेजिस्टेंसेस के टाइम ज्यादा है। तो अगर एबी के बीच में रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आ रहा था तो सीडी से रेजिस्टेंस के टाइम आर होना चाहिए। अगर एबी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर दिख रहा था तो सीडी से आगे देखने पर क्योंकि सारे रेजिस्टेंस के टाइम हो गए हैं, इसलिए के टाइम रेजिस्टेंस आना चाहिए था। ये समझ में आया क्या? एक्चुअली ध्यान से देखो तो एक एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होते जा रहा है, दिख रहा है सबको? चलो आई होप कि सबको क्लियर है पॉइंट ये। बस अब करना वो ये फिर से। तो ए बी के बीच में हमने रेजिस्टेंस आर मान लिया है, सीरीज से के आर हो गया है, उसको के आर लिख देंगे। तो अब ये के आर अपॉन के आर प्लस वन सॉल्व करके हमें आर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे टू के आर अपॉन के आर प्लस वन सॉल्व करके आर मिल रहा है। बस इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, के की वैल्यू 2 है, आप 2 पुट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पे बन रहा है मेरे पास के टाइम आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 2 के आर प्लस वन, के आर स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के इंटू आर माइनस वन इक्वल टू 0। तो आंसर आ रहा है आर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए में क्या आ जाएगा अपॉन 2a। बस बीच में माइनस साइन डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा उससे आंसर, बस आर की वैल्यू आ गई। क्लियर? के की वैल्यू 2 है, रख दो, यू विल गेट योर आंसर। अरे समझ में क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया? के की वैल्यू 2 थी तो 2 रख दो तो आंसर आ गया। चलो बहुत बढ़िया, ओके वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, वैसे ही क्वेश्चन है, लेडर सर्किट है, पहले 3 रेजिस्टेंस आर है, नेक्स्ट आर स्क्वायर है, फिर हो गए आर क्यूब एंड सो ऑन। पहले 3 रेजिस्टेंस आर है, फिर हो गए आर का स्क्वायर, फिर हो गए आर का क्यूब, फिर आर की पावर 4, फिर आर की पावर 5, फिर आर की पावर 6, आगे चलते जा रहे हैं। तो इन्फिनिटी तक सर्किट चल रहा है, एबी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, करो। अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। वंश वेरी गुड, बहुत बढ़िया वंश। माधव गलत जवाब, निकुंज गलत जवाब। वंश आंसर निकाल के बताओ, करना तो यही है, आंसर बताओ।
चलो वंश का जवाब भी आ गया है। ओके वंश, चेक करते। बिल्कुल सही गगनदीप, बिल्कुल सही। चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। पिछला क्वेश्चन देखो जरा। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थे उसमें के मल्टीप्लाई होकर दूसरा रेजिस्टेंस बना था, फिर से इसमें के मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनाए। तो अब की बार ये जो के है वो आर के इक्वल है। अब की बार जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो आर है। इस क्वेश्चन में के इज इक्वल टू आर है, ठीक है। तो ये जो सी डी पॉइंट है इसके आगे जो पूरा रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, अगर ए बी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया मैंने कि आर नॉट आता है, तो सीडी से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस आर टाइम ज्यादा है, तो आर टाइम्स आर नॉट आ जाए। ये समझ में आएगी बात? जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था ना आपकी बार, वो आर है। यहाँ पे देखो फैक्टर के का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो यहाँ पे फैक्टर आर का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। तो अगर ए बी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर नॉट मानते हैं तो सीडी के आगे हो जाएगा के टाइम आर नॉट, मतलब आर टाइम आर नॉट। ये समझ लिया अगर तो क्वेश्चन हो गया। इसके बाद तो करना वही है, ए बी से सर्किट को देखो। तो ए बी से हमें सर्किट ये दिखेगा, आर आर और आर, और यहाँ पे सीडी से जो भी आगे था सब हटा के मैं के टाइम आर नॉट लगा दूंगा। अब इसका इक्विवेलेंट भी आना चाहिए आर नॉट, तो आर नॉट शुड बी इक्वल टू 2r प्लस के, मतलब आर आर नॉट होना चाहिए था बस। तो r इंटू आर आर नॉट अपॉन आर प्लस आर आर नॉट। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है आर नॉट के टर्म में, आर नॉट फाइंड करना है। उसको सॉल्व कर लो, आर नॉट फाइंड कर लो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक। नहीं सोहम, और कोई लंबा नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है सोहम, है ना, इतना तो आना चाहिए, ठीक है। कोई लंबा लंबा नहीं जाएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो कर लीजिएगा इसको आगे क्वाड्रेटिक बना के, छोड़ दो आप पे मैं, क्या इसके आगे की चीज छोड़ दो आप पे? यस बिल्कुल सही। चलो तो अपन ने कुछ लेडर सर्किट के क्वेश्चन देखे, है ना। ये सब लेडर सर्किट इन्फिनिट तक जा रहे थे, ये सब लेडर सर्किट इन्फिनिट तक जा रहे थे, ठीक। तो हम बोल रहा है लास्ट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, हो जाएगा ऐसा, इतना भी ऐसा टफ नहीं आएगा कि सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। यार आप मेरे से करवा ही देते हो मतलब, है ना। आर नॉट इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करो, ये ऊपर नीचे एक आर तो कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे ये बन गया 2r प्लस ऊपर आ गया आर आर नॉट, नीचे हो जाएगा 1 प्लस आर नॉट, ठीक है। एक आर नॉट तो एक आर तो कैंसिल हो गया, फिर से और एलसीएम वगैरह ले लो, तो डिनोमिनेटर में हो गया 1 प्लस आर नॉट, न्यूमरेटर में हो गया 2r प्लस 2r आर नॉट प्लस आर आर नॉट, मतलब 3r आर नॉट। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, तो आर नॉट स्क्वायर प्लस आर नॉट इज इक्वल टू 2r प्लस 3r आर नॉट। बस अब सॉल्व करो इसे, कर लो यार इसके आगे, अब हो जाएगा। यस पहले जैसे ही करना है, ठीक है, पहले जैसे ही करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अब इसका कर दिया तो और कर देता हूँ लॉ में, आर नॉट स्क्वायर, ये प्लस 1 माइनस 3r इंटू आर नॉट माइनस 2r इक्वल टू 0। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर दो, आर नॉट की वैल्यू चाहिए आपको, आर नॉट इक्वल टू माइनस बी, तो 3r माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, 1 माइनस 3r का स्क्वायर, 1 प्लस 9r स्क्वायर माइनस 6r, ठीक है। 4ab, तो माइनस 2r माइनस प्लस 8r हो जाएगा, डिवाइड बाय 2a। अब हो जाएगा, हाँ। पिछले क्वेश्चन का फाइनल आंसर बता दीजिए, आई वांट टू कंफर्म। पिछले क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये रहा यार, अब इस पे कर लेना आप, मतलब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं आंसर याद थोड़ी रखता हूँ यार, मैं भी सॉल्व करके बताऊंगा आपको। चलो ये लेडर सर्किट के क्वेश्चन हो गए, लेडर सर्किट क्लियर। ओके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं अपन।
तो यार अपना टाइम ही ओवर हो चुका है, तो आज अपन यहाँ रुकते हैं फिर। आज अपन ने लेडर सर्किट तक पढ़ा, अपन पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, सिमेट्री, इस तरह के क्वेश्चन बाकी है। अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ही सीखेंगे अपन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पढ़ना है अपन को, उसके जैसे क्वेश्चन देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद अपन पढ़ेंगे सिमेट्री के कॉन्सेप्ट और सिमेट्री वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो कल मुझे लगता है कि पूरा ही लेक्चर लगेगा, क्योंकि सिमेट्री में बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कल ये सब चीजें होने वाली है। आप मॉड्यूल में क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो करना, BB3 BB4 इन्हीं पर बेस्ड है, तो क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर सकते हो। सब नहीं होंगे, अभी सिमेट्री पढ़ाई नहीं क्योंकि मैंने। ठीक, चलो ओके। बाकी जो आपको होमवर्क दिया है वो करिए, आपको एक असाइनमेंट दे रखा है, एक रेस दे रखी है, वो दोनों करिए अच्छे से। ठीक, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको, टेक केयर। हाँ 2 बजे आज डिस्कशन, पेपर भी करके आ जाना। बाय सबको।